आप सबको नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करें, बेल आइकन दबा कर रख लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे शेयर कर पाएँ। खबरों की शुरुआत कर लेंगे, फटाफट आप सभी लोग सारी अपडेट देंगे। उसके पहले मकर संक्रांति पर्व की आप सभी भाई बहनों को हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर भगवान सूर्य आप सभी लोगों को जैसे ही वो मकर रेखा में प्रवेश किए हैं, आप सभी लोगों के जीवन में एक आह्लादित प्रकाश प्रस्फुटित करते हुए आप सभी लोगों को सुख समृद्धि, निरोगी काया और एक सदैव होने का वरदान प्रदान करें और आप सभी लोग सुखमय जीवन व्यतीत करें। इन्हीं सभी शुभकामनाओं के साथ आप सभी भाई बहनों का एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज से स्नान पर्व की भी स्टार्टिंग है। पौष पूर्णिमा से तो हो ही गया, लेकिन एक बार आप सभी लोग जरूर प्रयागराज के महाकुंभ में विजिट जरूर करें, क्योंकि ये दिव्य भव्य है। और वास्तविक में जितना प्रशासनिक अमला होता है ना, कि अगर प्रशासन चाहे तो क्या कुछ नहीं कर सकता, गवर्नमेंट चाहे तो क्या कुछ नहीं कर सकती, वो वास्तविकता में अगर आपको इन सारी चीज़ों से अपने आप को रियलाइज़ करना है तो आप एक बार महाकुंभ में जरूर आइए कि थोड़े से कम समय में भी कितना अधिक कार्य हो सकता है और कैसा मैनेजमेंट होता है। गवर्नमेंट अपने पे आए तो क्या कर सकती है, वो सारी चीज़ें आपको वहाँ महाकुंभ में दिख जाएंगी। ठीक है ना। आध्यात्म का, सनातन का एक ऐसा अद्भुत संगम है जहाँ पे लोग सिर्फ और सिर्फ एक पुण्य की डुबकी लगाने के लिए 50-50 किलोमीटर पैदल चलने के लिए भी तैयार है। उनके चेहरे पे रंच मात्र की भी सिकन नहीं होती है। तो एक बार इस दिव्य और भव्य कुंभ का, क्योंकि प्रयागराज दुल्हन की तरह सजा हुआ है, चौराहे पहचान में नहीं आते हैं कि ये वही चौराहा है, सड़कें पहचान में नहीं आती कि ये वही उबड़ खाबड़ सड़कें या गलियां हैं। सब ऐसा लगता है जैसे आप यूरोप में टहल रहे हों। हर जगह अद्भुत लाइटिंग, अनोखे पार्क, अनोखे चौराहे, विविध रंग, ये सारी चीज़ों के दर्शन समागम आप सभी लोगों को प्रयागराज के महाकुंभ में हो जाएंगे। एक दिन हम भी विजिट करेंगे, तो जाहिर सी बात है आप सभी लोगों को इस चैनल के माध्यम से ज़रूर ही कुछ अद्भुत झलकियों के दर्शन हम करवाएंगे, किंतु जब समय मिलेगा तब जाएंगे है ना। टीजीडी पीजीडी 2016-2021 के विद्यार्थी जो भाई बहन हमारे, जो उनको ईमेल आईडी दी गई थी, उन्होंने जो प्रोवाइड किया है उस पर उन्होंने जो चीज़ें मांगी गई थी भेज दिया, लेकिन जो चीज़ें फुलफ़िल करने के लिए कही हैं वो चीज़ें वो लोग बिल्कुल भी वो नहीं है। आप ये जान लीजिए कि सारी चीज़ों का जो है मिलान किया जाएगा। बहुत से ऐसे भी विद्यार्थी होते हैं जो एक ही रिसिप्ट बार बार भेज देते हैं, ठीक है ना, एक ही शपथ पत्र बार बार भेज दे रहे हैं, एक ही डॉक्यूमेंट बार बार भेज रहे हैं। तो प्रभु एक बार एक्सेप्ट हो गया ना, बार बार भेजने की आवश्यकता नहीं है आपको, ठीक है ना। और इन सारी चीज़ों को आप लोग, क्योंकि आप लोगों का कार्य है, आपको जो है नियुक्ति प्राप्त करनी है, आपको काउंसलिंग करानी है, हमें नहीं, ठीक है। तो आपका कार्य है, तो आप लोग जितना ही लेट करोगे, जाहिर सी बात है हम उस कंडीशन से अगर उन विद्यार्थियों को गुजारना चाहेंगे भाई जो पहले से ही कर चुके हैं सारी चीज़ें, उन्होंने चट मंगनी पट ब्याह वाली स्थिति रखी कि फटाक से हमने कहा नहीं, तलाक से उन्होंने किया नहीं, ठीक है ना। ऐसी परिस्थितियों में फिर उन्हीं विद्यार्थियों को जो है मतलब रिकमेंड किया जाएगा। फिर आप सभी लोग जो है घूमते रहेंगे, फिर बाद में वही होगा ना कि मतलब भैया हमारा कैसे होगा, कैसे काउंसलिंग होगी, क्या होगा, कैसे होगा, फिर आप लोग परेशान होंगे। तो इन परिस्थितियों से आपको ना गुजरना पड़े, इसके लिए आप सभी लोगों को भी संवेदनशील बनना पड़ेगा। क्योंकि मैंने जितने भी विद्यार्थियों को मैसेज किया है अभी तक, उनमें से आधे से भी कम, ज़्यादा से ज़्यादा 12-13 विद्यार्थियों ने रिप्लाई किया। बाकी सारे विद्यार्थी मैसेज पढ़ने के बाद कुंभकर्णी नींद में सो रहे हैं। सोते रहो भैया, बाद में एहसास होगा आप सभी लोगों को, कोई बात नहीं। चलिए आते हैं मुद्दे पर बातचीत करने के लिए, क्योंकि बार बार आप सभी लोगों को टोकना, बार बार कहना, वो मुझे भी अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। मेरे पास फ़ोन कॉल्स आते हैं, जाहिर सी बात है हमें भी उनको रिप्लाई करना पड़ता है, अच्छा नहीं लगता है। हम आपको कहें, वो हमको कहें, इससे बेहतर है कि भैया जब आप सभी लोग इस चीज़ के लिए संवेदनशील बनिएगा, या जिन्होंने किया है भाई वो तो संवेदनशील हैं, उनके लिए फिर प्रयास होगा, फिर आप सभी लोग किनारे होंगे, तो जाहिर सी बात है आपको ही उसमें दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। जैसा भी हो, भविष्य आपका है, आपको चिंता होनी चाहिए, हमें तो उतनी चिंता होनी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी हम चिंता में आप सभी लोगों के मगन हैं, हाँ। तो इतना तो सोचना ही पड़ेगा आप सभी लोगों को। चलिए 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर के जरिए यदि आप हमारे नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो आप प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि आप किसी भी प्रतियोगी जीवन की अपनी समस्याओं से गुजर रहे हैं तो आप उस पर
इस व्हाट्सएप नंबर पे इसको डिस्कस कर सकते हैं। और यकीनन ये व्हाट्सएप नंबर हमेशा से ही आप सभी लोगों के उन समस्याओं के समाधान के लिए एक बेहतरीन मंच रहा है। बहुत से विद्यार्थी ऐसे भी होते हैं जो फ़ोन कॉल्स करने लगते हैं। भाई मेरे सबसे बड़ी चीज़ होती है, कभी बाइक ड्राइव कर रहा हूँ, कभी कोई कहीं बैठा हूँ, कहीं क्लास में हूँ, तो कहीं कुछ ऐसी परिस्थितियों में विद्यार्थियों का एक बार फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दो, दोबारा करते हैं, तिबारा करते हैं, 4 बार करते हैं, 10 बार करते हैं, मतलब उठोगे कैसे ना उठोगे थे, ये वाली कंडीशन हो जाती है। तो ऐसी परिस्थितियों से आपकी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ मैं कि एक बार आपका फ़ोन काटेंगे 10 बार आप मिलाओगे, ठीक है। एक बार अगर आपको खुद ही सोचना चाहिए, हाँ मैसेज ड्रॉप कर दिया और मैसेज डिलीवर्ड हुआ है, तो जाहिर सी बात है वो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों सीन होगा ही होगा, दिखेगा ही, ठीक है। तो आप प्रतीक्षा करने की कोशिश किया करिए, ठीक है। अगर प्रतीक्षा करना नहीं सीखे हैं तो जाहिर सी बात है फिर भविष्य कैसे आप चला पाएंगे अपना। इन सारी चीज़ों में भी आप सभी लोगों को ये चीज़ें ध्यान में रखनी होंगी और जल्द से जल्द इन सारे मैटर्स का पटाक्षेप कराने और आप सभी लोगों के लिए सुखद भविष्य की तलाश में हम सभी लोग जो प्रयास कर रहे हैं ना, उसका सार्थक परिणाम आप सभी लोगों को प्राप्त होगा। इसके लिए बेफिक्र रहिए, निश्चिंत रहिए। चलिए आते हैं मुद्दे पर। बातचीत करने के लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, आज मकर संक्रांति का पर्व है, तो जाहिर सी बात है कि आज की तारीख में हो सकता है कि कैबिनेट की मीटिंग भी हो और उम्मीद है कि उन तमाम प्रस्तावों को मंजूरी मिल सकती है जिन प्रस्तावों पर विद्यार्थियों की भी नज़रें टिकी हुई हैं। हालांकि प्रस्ताव तो काफ़ी सारे हैं कैबिनेट के पास, विकास से रिलेटेड, कुंभ से रिलेटेड, साथ ही साथ शिक्षा विभाग से रिलेटेड और कार्मिक विभाग से रिलेटेड, यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से लेकर के राजस्व विभाग तक रिलेटेड, और इसमें 1-2 प्रस्ताव आपके UPSSSC के भी हैं। उन सारी चीज़ों पर डिस्कशन होगा, लेकिन जो मुख्यतः विद्यार्थियों को प्रभावित करने वाले हैं उन प्रस्तावों में केवल 3 से 4 प्रस्ताव ही ऐसे हैं जो विद्यार्थियों को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरीके से प्रभावित करेंगे। उसमें आयु सीमा भी है, उसमें EWS का भी मामला है, उसमें उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की नियमावली भी है, उसमें शिक्षा सेवाचयन आयोग की भी नियमावली है, उच्चतर शिक्षा सेवाचयन आयोग की भी चीज़ें हैं, ठीक है। इन सारी चीज़ों पर डिस्कशन होगा और मुख्यमंत्री महोदय उसको अप्रूवल देंगे, ठीक है। और जैसे ही अप्रूवल मिलता है वैसे ही परीक्षा कैलेंडर वगैरह की बातें जो है वो आप लोगों के सामने आएंगी, परीक्षा कैलेंडर का जारी होगा। रही बात कि PCS 2024 के परिणाम में देरी हो सकती है जी, नहीं, अभी देरी की फिलहाल तो संभावना नहीं दिख रही है कि देरी होता हुआ नज़र आ रहा है। फरवरी में उनका ड्यूरेशन डेट रखा गया कि फरवरी में हाल में हम इसका परीक्षा परिणाम जारी कर दें। और रही बात मुख्य परीक्षा को लेकर के, तो अप्रैल मई में इस मुख्य परीक्षा को आयोजित करने पर आयोग विचार कर रहा है, क्योंकि मार्च में होली के बाद वो RO पर चर्चा कर रहा है, ठीक है ना। जो बातें चल रही हैं कि RO आपका मार्च में कराया जा सकता है और अप्रैल मई में PCS की प्रारंभिक परीक्षा की मुख्य परीक्षा, प्रारंभिक परीक्षा मतलब जिसका परिणाम आएगा उसकी मुख्य परीक्षा 2024 की, वो आयोजित की जा सकती है। तो सवाल ये उठता है कि अगर मई में ये सारी चीज़ें रखी जाती हैं तो जाहिर सी बात है LT ग्रेड GIC कब जाएगा। तो LT ग्रेड GIC आपको पता ही होगा कि PCS की जो मुख्य परीक्षा होती है वो प्रयागराज और लखनऊ के मुख्य केंद्रों पर होती है, कभी कभी आगरा में भी आयोजित करवा देते हैं। तो उतने ज़्यादा सेंटरों की उनको आवश्यकता होती नहीं, क्योंकि विद्यार्थियों की संख्या महज 4 से 5 हज़ार, अधिकतम 8 हज़ार 10 हज़ार ऐसे ही होती है, उससे ज़्यादा तो होती नहीं है। अराउंड 20,000 मान के चलो, उसके अंदर ही होती है, ठीक है ना। तो उनको ज़्यादा सेंटरों की आवश्यकता पड़ती नहीं। सरस्वती भवन, प्रयागराज और लखनऊ लोक सेवा आयोग के भवन में परीक्षा करा लेते हैं, उनको दिक्कत नहीं होती। हाँ, LT ग्रेड GIC प्रवक्ता के लिए भैया तो उनको भी पता है कि 15 से 18 लाख आवेदन होने हैं LT ग्रेड में और 4 से 6 लाख के बीच में आवेदन होने हैं GIC लेक्चरर में। तो इतनी बड़ी संख्या में विद्यार्थियों को ट्रीट करना, इतनी बड़ी संख्या में विद्यार्थियों को जो है एग्ज़ाम दिलाना और उनकी परीक्षाओं को पारदर्शी ढंग से संपादित करा लेना वास्तव में एक बहुत बड़ी चुनौती है। इसका भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है और उम्मीद है कि LT ग्रेड कि सब्जेक्ट की जो परीक्षा होगी वो आप सभी लोगों की एक दिन में होगी और GK GS की जो परीक्षा होगी वो आप सभी लोगों की एक दिन में होगी। उसके लिए 1 घंटे का समय निर्धारित किया जाएगा। 60 क्वेश्चन का प्रारूप बनाया जा रहा है कि 60 क्वेश्चन जो है मतलब उसमें प्रोवाइड किए जाएं और थोड़ा सा विद्यार्थियों का शुल्क बढ़ा करके 2 दिन ही परीक्षा कराई जाए, मतलब GS का पेपर अलग और सब्जेक्ट का पेपर अलग, ताकि नॉर्मलाइजेशन की इस घातक प्रक्रिया से विद्यार्थियों को बचाया जा सके। और अमूमन ये चीज़ें देखने के लिए भी मिलती हैं, सुनने के लिए भी मिलती है और हो सकता है कि आप सभी लोगों के जीवन में यही चीज़ें चरितार्थ होने वाली हैं, ठीक है। और जाहिर सी बात है कि पहले भैया GK GS का हो जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट का होगा। तो पहले GK GS का पेपर आप लोगों का जांचने में उनको भी आसानी होगी, क्योंकि सॉफ्टवेयर के खर्चे से वो बचेंगे,
है ना, 40-45% वाला मामला है। और 40-45% का जो ड्यूरेशन है, जो बाउंडेशन है, वो शिक्षा सेवाचयन आयोग पर भी थोपा गया कि आप भी इसको लागू करिए। हालांकि शिक्षा सेवाचयन आयोग के जो अधिकारी हैं, जो अध्यक्ष महोदय हैं, उन्होंने इस बात से एग्री नहीं किया कि मतलब ये चीज़ें यहाँ पे भी लागू की जाए। हाँ, जीके जीएस हम लागू कर रहे हैं, जरूरी नहीं कि हम क्राइटेरिया निर्धारित कर दें कि इतने % विद्यार्थी जब क्वालिफाई होंगे, पास होंगे, तो हम ये चीज़ें करेंगे। ये डिस्कशन का विषय था और इस पर डिस्कशन अच्छा खासा हुआ भी है। अधिकतर सदस्य जो शिक्षा सेवाचयन आयोग के हैं वो भी डिसएग्री कर चुके हैं इससे। अध्यक्ष महोदय स्वयं भी इससे सहमत नहीं है, साथ ही साथ सचिव महोदय भी इससे सहमत नहीं है। तो कुल मिलाकर के मोटा माटी जो इसका सारांश निकला कि शिक्षा सेवाचयन आयोग इस चीज़ को एग्री नहीं करता है, इसीलिए ये मामला माध्यमिक शिक्षा मंत्रालय को प्रेषित किया गया है। अब माध्यमिक शिक्षा मंत्रालय क्या इस पर निर्णय करता है वो देखने वाली बात होगी। तो धीरे धीरे आप सभी लोगों को सारी चीज़ें क्लियर होंगी, क्योंकि अब इनको एग्ज़ाम शेड्यूल वगैरह भी जारी करने हैं, साथ ही साथ परीक्षाओं, जो पुरानी परीक्षाएं हैं उनकी तिथियां भी घोषित करनी है, नए विज्ञापनों का भी शेड्यूल जारी करना है, क्योंकि कल तक इनका जो एग्ज़ाम का पोर्टल बनाया गया है वो पोर्टल भी संशोधित हो जाएगा और ऑपरेशन लायक हो जाएगा, मतलब ऑपरेट करने लायक हो जाएगा वो, और उस पर अध्याचन आने की प्रक्रिया जो है वो स्टार्ट होगी। ठीक है ना। तो कल तक प्राथमिक का और माध्यमिक का जो इनका पोर्टल है वो संशोधित हो जाएगा। वो संशोधन की अंतिम प्रक्रिया में है। उच्चतर शिक्षा सेवाचयन आयोग थोड़ा सा कुछ ज़्यादा ही पंचुअल था, जीडीसी वगैरह की नियमावली आदि को लेकर के, इसी वजह से उनका जो पोर्टल था वो संशोधित हो गया और शासन ने उसको रिकमेंडेशन दे भी दिया कि उस पर अध्याचन भेजे जा सकते हैं, सब कुछ क्लियर है, ऑल इज वेल है। लेकिन अभी माध्यमिक का जो मैटर है वो थोड़ा सा उस पर क्रिटिकल सिचुएशन में गया था। ठीक है, क्योंकि उस पर तदस्थ शिक्षकों के भी पद आने हैं। ठीक है ना, ये सारी चीज़ें भी क्लियर होनी है। तो तदस्थ शिक्षकों को लेकर के क्या सिनेरियो है इनके शासन स्तर पे, ये चीज़ें भी इनकी डिक्लेयर होंगी, उसके बाद ही उस पर अध्याचन आने की प्रक्रिया स्टार्ट होगी। और एक बार अध्याचन आने पर, ठीक है ना, क्योंकि अभी जो 2016-2021 का चल रहा है, 2022 में जो पद जुड़ेंगे वो ऑफलाइन मोड पे आए हैं। ठीक है, ऑनलाइन मोड पे नहीं है, ऑफलाइन मोड पे भेजे जाएंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी। तो आप सभी लोगों को भी थोड़ा सा धैर्य का परिचय देना पड़ेगा, धैर्य पूर्वक रहिए, सारी चीज़ें आप सभी लोगों की क्लियर होंगी, एग्जैक्ट होंगी, परफेक्ट होंगी, एक्यूरेट होंगी। टेंशन मत लीजिए, क्योंकि टेंशन जो है कभी भी आप सभी लोगों की समस्याओं का समाधान नहीं कर सकता है। ठीक है, तो चिंतित बिल्कुल मत होइए, सारी चीज़ें सकारात्मक चल रही है। और मज़े की बात तो यह है कि इस बार आप सभी लोगों को काफ़ी सारे विषयों में, जैसे सामाजिक विज्ञान हो गया, वहाँ पे स्नातक प्लस बीएड की उपाधि आप सभी लोगों को देखने के लिए मिल सकती है। टीजीटी पीजीटी में भी, और ख़ास तौर पे आप सभी लोगों को एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता में, मतलब एलटी ग्रेड में भी और टीजीटी में भी, इन सारी चीज़ों का परिवर्तन हो रहा है। 50% मार्किंग को लेकर के जो बातें सामने आ रही थी कि भैया डीएसएसबी में लागू है, केवीएस में लागू है, ये चीज़ें ऐसी है, और उसका भी जो मैटर है वो भी क्लियर होने चल रहा है। तो आप लोगों को ज़्यादा चिंतित होने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। 50% वाला मामला भी यहाँ पे सट आउट किया जाएगा और उसको नियमावली में लिखित तौर पर रखा गया है, ताकि अप्रूवल मिल जाए गवर्नमेंट से और इसको जो है किसी प्रकार से कोई रद्दोबदल इसमें करने की आवश्यकता ना पड़े। ठीक है, और हम सभी लोगों की पैनी नज़र है, हम लोग बाकायदा उस चीज़ को देख रहे हैं, तो आप लोगों को उसमें ज़्यादा चिंतित होने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। रही बात हमारे परीक्षा कैलेंडर की, तो परीक्षा कैलेंडर आप सभी लोगों का पीसीएस, आरओ, एआरओ और एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता को लेकर के ही आयोग इस पर विचार कर रहा है, क्योंकि आयोग को भी पता है कि भैया कितने दिन बहाने करेंगे, कितने दिन रोकेंगे, हमको भी ये चीज़ें देखनी पड़ेंगी, समझनी पड़ेंगी। इसलिए आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि किसी भी प्रकार से आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 10,000 से अधिक पद आपके एलटी ग्रेड के हैं और लगभग 660 से लेकर के 1,000 के बीच में आपको जीआईसी लेक्चरर देखने के लिए मिलने वाला है। तो इनका परीक्षा कैलेंडर इसी सप्ताह आने की पूरी संभावना है। अगर आज अप्रूवल मिल जाता है तो हो सकता है कल की ही तारीख में आप लोगों को परीक्षा कैलेंडर भी देखने के लिए मिल जाए। हालांकि 19 तारीख 20 तारीख के पहले आप लोगों का ये एग्जाम शेड्यूल जारी किया जाएगा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से। उसके बाद उसी परीक्षा कैलेंडर को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग और उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अपना एग्जाम शेड्यूल वो जारी करेंगे, ताकि उत्तर प्रदेश में ये तीनों भर्ती संस्थान काम करते हैं, तो ऐसा ना हो कि कोई परीक्षा तिथियां जो है वो आपस में टकरा जाए। रही बात आयु सीमा को लेकर के, तो भैया आयु सीमा के लिए एक महत्वपूर्ण मुद्दा है दरोगा की भर्ती परीक्षा के लिए भी, ठीक है ना, जो दरोगा का विज्ञापन आएगा उसके लिए भी इम्पोर्टेंस रखता है। तो आप सभी लोगों को इसमें ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसमें 3 वर्ष की आयु सीमा की छूट मिलनी है, जैसे आपको यूपी कांस्टेबल में मिला था।
ठीक है। और दक्षता परीक्षा जो है, दौड़ वगैरह, इन सारी चीज़ों में भी इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है, संशोधन किया जा सकता है आपके दरोगा भर्ती में, क्योंकि परीक्षा के प्रारूप में व्यापक स्तर पर बदलाव किया गया है, ठीक है। और ये विज्ञापन अभी तक तो ये लग रहा था कि हाँ जनवरी फरवरी में विज्ञापन आएगा, लेकिन अब ये विज्ञापन आप सभी लोगों का मार्च लास्ट में या अप्रैल के प्रथम सप्ताह में जारी हुआ। उसका एक रीजन है, रीजन इस चीज़ को लेकर के है कि शासन ने मंजूरी दी, गृह विभाग ने मंजूरी दी, उसके बाद महाकुंभ शुरू हो गया, सारा शासन प्रशासन यहीं पे लागू हो गया, लग गया, ठीक है। और रही बात कि परीक्षा में जो पैटर्न पे बदलाव हुआ है, जो शारीरिक दक्षता परीक्षा को लेकर के या किसी भी तरीके की जो चीज़ें की गई हैं, ईडब्ल्यूएस का भी मामला है। मेन फैक्ट ईडब्ल्यूएस का है कि उन विद्यार्थियों को वहाँ पे कितना रिलैक्स दिया जाए, क्योंकि आधे अधूरे आरक्षण को लागू करना वास्तव में बहुत ही ज़्यादा घातक होता है। और ईडब्ल्यूएस का जब से रिजर्वेशन लागू हुआ है, बहुत से राज्य ऐसे भी है कि मतलब उन्होंने आयु सीमा में छूट दी है, कुछ राज्य ऐसे हैं कि मतलब ऐसे फॉर्मेलिटी की है बस, ठीक है ना। उसमें उत्तर प्रदेश भी अपना आता है। तो अब फॉर्मेलिटी वाले समय वो चले गए हैं, इसलिए ये सारी चीज़ें जो है क्लियर होनी चाहिए, कन्फर्म होनी चाहिए। तो चिंता बिल्कुल ना करें, निश्चिंत रहें, हर मुद्दे पर आपके भाई की पैनी नज़र है। निश्चिंत होकर के आप लोग अपनी तैयारियां करिए, बाकी सारे कार्यों की जिम्मेदारी, बाकी सारी टेंशन की जिम्मेदारी वो हम पे छोड़ दीजिए। हम लोग सारी चीज़ों को देखते हैं और जो चीज़ें हम लोगों को गलत लगती हैं उन सारी चीज़ों पर विरोधाभास भी हम लोग ले जाकर के आपत्ति दर्ज कराते हैं, और उसको जब तक विद्यार्थियों के हित में वो कन्वर्ट ना हो जाए तब तक उसके लिए प्रयास होता है। तो आप लोगों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, भाई आपका हमेशा ही इन सारी चीज़ों को लेकर के आगे बढ़ा है और आपका कहीं भी अहित नहीं होने पाएगा, निश्चिंत रहें इसके लिए। धन्यवाद, आप सभी का दिन शुभ हो।